नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका जो एग्ज़ाम है जो सीटेट का 31 जनवरी 2021 को जो इसी संडे होने वाला है, इसी से रिलेटेड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है जो आपका सीडीपी का होगा, जो 5 मार्क्स के आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए तो देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये 5 मार्क्स में कौन कौन से चैप्टर आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये जब 5 मार्क्स का चैप्टर है वो होगा आपका जो मेन टॉपिक कहते हैं समावेशी शिक्षा की अवधारणा, समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स। तो देखिए, बहुत ही आराम से रहिएगा, ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुन लिए तो 5 नंबर आपके एग्जाम में फिक्स है। देखिए, सीडीपी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एक होता है 15 मार्क्स का, एक 5, एक 10। ठीक है, तो आज जो हमारा ये वीडियो बनाने का जो मेन फोकस रहेगा ये आपके सीडीपी के 5 नंबर पे रहेगा। तो चलिए जानते हैं कि इसमें 3 चैप्टर हम लोग को, जो 3 टॉपिक है या 3 चैप्टर कह सकते हैं जिसको पढ़ना है, उसमें से पहला है विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान। पहला जो चैप्टर है विविध पृष्ठभूमि में बालकों की पहचान। दूसरा होगा पिछड़े, विकलांग तथा मानसिक रूप से पिछड़े बालक। ठीक है, 2 चैप्टर हो गया। तीसरा चैप्टर है प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बालकों की पहचान। यही 3 चैप्टर हमको देखने हैं, तो बारी बारी से ये तीनों चैप्टर को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो चैप्टर जो था वो है विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान। बड़ा आराम से समझेंगे, और मुझे पता है कि सभी लोग जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी 6 महीना, साल भर, 3 महीने से कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो रामबाण से कम नहीं होगा। और जिनका तैयारी थोड़ा सा कम भी है वो भी टेंशन ना ले, इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो भी कन्फ्यूज़न होगा वो दूर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे समावेशी शिक्षा क्या होता है। समावेशी शिक्षा उस शिक्षा को कहते हैं जहाँ पे क्या होता है, सामान्य विद्यालयों में जो नॉर्मल स्कूल होते हैं, सामान्य विद्यालयों में सामान्य विद्यार्थी के साथ विशिष्ट बालकों को भी शिक्षा दी जाए। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो सामान्य बालक हैं, नॉर्मल हैं, वो तो चलिए ठीक है, उनका तो सब कुछ ठीक ठाक रहता है। लेकिन जो विशिष्ट बालक हैं, विशिष्ट में आप ये नहीं समझिएगा कि उसमें सिर्फ विकलांग बालक आएंगे, बहरे बालक आएंगे, अंधे बालक आएंगे, या जो भी आएंगे। मतलब विशिष्ट में आपको प्रतिभाशाली भी आएंगे, कमज़ोर भी आएंगे, पिछड़े भी आएंगे, विकलांग भी आएंगे, वंचित बालक भी आएंगे, सभी तरह के बच्चे इसमें आते हैं। सामान्य बच्चे जो हो गए, नॉर्मल बच्चे हो गए। ठीक है, तो सरकार ने कहा कि बहुत जगह आप देखे हुइएगा कि जो विशिष्ट बालकों होता है उनको जो है, जो बहुत ज़्यादा तेज हैं पढ़ने में, उनको क्या होती है, जो ज़्यादा तेज होते हैं वो अपने आप को कभी कभी जो ओवर कॉन्फिडेंस, एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। लेकिन जब आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाइएगा तो वहाँ आपका काम गड़बड़ हो जाएगा। तो इसी को समझने के लिए सरकार ने क्या किया कि जो बहुत ही तेज बच्चे हैं या जो बहुत ही कमज़ोर बच्चे हैं, जो नॉर्मल बच्चे हैं, तीनों को सरकार ने कहा कि एक ही जगह शिक्षा प्रदान की जाए, जिसको हम लोग कहते हैं समावेशी शिक्षा। तो उसी से रिलेटेड आपको चैप्टर में घुमा फिरा के इससे 5 नंबर आता है, जो बड़े ही आसान होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग जानेंगे। समावेशी शिक्षा में समर्थ और असमर्थ दोनों बालक होते हैं। ठीक है, और जो असमर्थ बालक होते हैं या जिनको किसी चीज़ का कमी होता है, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनकी विशेष सुविधा क्या की जाती है, प्रदान इसमें की जाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, वो बच्चे मानसिक रूप से मजबूत हो पाए। अगर कोई बच्चा के साथ अगर आप भेदभाव कर रहे हैं, अगर वो किसी कारण से कमज़ोर है, तो क्या होता है, वो मेंटली बच्चा वो परेशान हो जाता है कि आखिर मैं हर एक बच्चे से अलग क्यों हूँ, कुछ बच्चे मुझसे बहुत तेज हैं और मैं उनके साथ नहीं बैठ पा रहा हूँ, नहीं खेल पा रहा हूँ, ना लंच कर पा रहा हूँ। तो इन्हीं सबको दूर किया जाता है समावेशी शिक्षा के दौरान। सॉरी, जब आप गौर कीजिएगा समावेशी शिक्षा में जब सामान्य बालक के साथ विशिष्ट बालक बैठेंगे, तो वो जो सामान्य बालक का जो
मतलब कि हाव भाव, पढ़ना लिखना, गेम, ये सब देखेंगे तो उससे वो क्या होंगे, प्रभावित होंगे और अपने में जो कमी होगा उससे वो बाहर निकल पाएंगे। अगर आप उनको अलग कर दीजिएगा तो वो अपने अंदर ही मन में कुछ कुछ अपने बारे में निगेटिव थॉट पाल लेंगे, जिनसे हो सकता है कि उनको आगे पढ़ने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़े। ठीक है, और हम अब जानेंगे समावेशी शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, छात्रों में समानता की क्या भावना का विकास करना, ताकि प्रत्येक छात्र समान गति से आगे बढ़ सके। सेकंड जो पॉइंट है, समावेशी शिक्षा मानती है कि व्यवस्था बालक के अनुरूप होनी चाहिए। ये नहीं कि बालक को आवश्यकता है, मान लीजिए किसी बालक को चलने में दिक्कत है तो उस स्कूल में एक देखते हुएगा सीढ़ी होता है, सीढ़ी के अलावा जो हॉस्पिटल में देखते हुए जिस पे चलाया जाता है जाने वाला, जहाँ उस बालक को वहाँ अपने क्लास में पहुँचने में सही हो। या कह सकते हैं कि जिन बालकों का दृष्टि कमज़ोर है, ये नहीं कि टीचर उनको क्या करे कि लास्ट में बैठे हैं, तो एज ए टीचर होने के नाते आपको क्या करना है, उन बालकों को क्लास में आगे बैठने देना, क्योंकि उनको देखने में दिक्कत होता है। ठीक है, तो ये सब बातों को ध्यान में रखना है। चलिए, छात्रों के अंदर जो है समायोजन क्या हो, मजबूत होना चाहिए। आगे हम लोग देखेंगे समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, हर एक टॉपिक को बड़ा आराम से क्लियर कर रहे हैं, बड़ा ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा और 5 नंबर आपको आ जाएगा इसमें। ठीक है, समाज में विभिन्नता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। इसी विभिन्नता को दूर करने के लिए क्या हुआ, विद्यालय का गठन किया गया कि जिसमें अमीर के बच्चे, गरीब के बच्चे, ऊंचे कास्ट के बच्चे, नीचे कास्ट के बच्चे या वंचित बच्चे, सारे बच्चे को एक जगह क्या हो, शिक्षा मिले। ठीक है, बालकों में समानता, सहयोग, समायोजन, प्रेम, नैतिक गुणों विकास तथा असमर्थ बालकों की मानसिक दृढ़ता प्रदान करने की उपेक्षाओं की हीन भावना से क्या हो, बाहर निकलना हो। ठीक है, स्कूल में आपने देखा होगा कि स्कूल में ड्रेस कोड होता है। स्कूल में ड्रेस कोड होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि अगर कोई बच्चा बहुत ही अमीर घर से बिलोंग करता है, वो चाहेगा तो डेली नया नया कपड़ा पहन के आएगा, लेकिन कुछ जो बच्चे बहुत गरीब घर से बिलोंग करते हैं, जिनके पास ड्रेस खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो मान लीजिए उनका क्या स्थिति होगा। जो तो बच्चे छोटे हैं, वो हमारे एज के हैं नहीं, जो उनको देखने के बाद समझेंगे कि नहीं हमारे पास नहीं है तो हम नहीं पहनेंगे। तो इसलिए वहाँ ड्रेस कोड किया गया। आप अमीर हो, गरीब हो, जो भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको एक ड्रेस कोड दिया है, इसी ड्रेस में आपको स्कूल में आना है, स्कूल अटेंड करना है। ठीक है, सबके लिए एक ही बुक होता है, एक ही कॉपी होती है। ठीक है, सबका एग्जाम का पैटर्न भी सेम होता है, नंबर आप अमीर गरीब से कुछ होता नहीं है, सबका नंबर सेम होता है। जैसा एग्जाम में आप परफॉर्मेंस कीजिएगा और वैसा आपको नंबर आएगा। तो इसी में हम लोग देखेंगे पहला जो है वंचित बालक। आपने सुना होगा, देखिए मैं आपको बार बार एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, वंचित बालक, पिछड़ा बालक, विशिष्ट बालक, प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक, सभी अलग अलग हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वंचित बालक कौन होते हैं, वो ऐसे बालक होते हैं जो सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूप से आलंबित समुदाय से आते हैं। इस तरह में अगर हम कह सकते हैं तो एक लाइन में समझ जाइए, जो SC ST मतलब जो मतलब कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, ज़्यादातर इसी से आते हैं। वो लोग क्या होते हैं, उनका जो रिश्ता जो होता है पढ़ाई लिखाई के प्रति थोड़ा सा कमज़ोर होता है। ठीक है, क्यों, अब तो ज़्यादातर इस तरह के जो SC ST के जो बच्चे हैं या ST ST के जो परिवार हैं उस शहर में भी रहने लगे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे SC ST जो है, जो क्या होता है, पढ़ाई लिखाई से इन लोग का दूर दूर का नाता नहीं होता है। लेकिन समावेशी शिक्षा के माध्यम से इनको सरकार चाहती है कि ये भी आए, आगे बढ़े, शिक्षा ले और अपना जीवन यापन के स्टैंडर्ड को थोड़ा अच्छा करे। ठीक है, देखिए जो SC ST परिवार से जो बच्चे आते हैं, देखिए मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, जो सिलेबस में है वही बता रहा हूँ। ठीक है, उसमें क्या होता है, आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है। सबसे बड़ा होता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपका कोई काम करने जा रहे हैं, अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो गया तो वहाँ वो गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी पाई जाती है। निगेटिव सोच इस तरह के बच्चे में ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, दूसरा बात है
पारिवारिक जो पृष्ठभूमि होती है रूढ़िवादिता से होती है कि तुम्हारे दादा नहीं पढ़े, तुम्हारे पिता नहीं पढ़े, वो जंगल से अति करते हैं, वो इस तरह का काम करते हैं, तुम पढ़ के क्या कर लोगे, इस तरह की भावनाएं या इस तरह का चीज़ उन सारे बच्चों को उसमें देखने को ज़्यादा मिलता है। और सबसे ज़्यादा इसका क्या कारण है, क्योंकि शुरुआत से उसके परिवार में शिक्षा का क्या है, अभाव है। अब इसके कुछ प्रकार भी होंगे वंचित बालक के। तो वंचित बालक के प्रकार जो होंगे, सामाजिक दृष्टि से वंचित परिवार बालक, आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे अनुसूचित जाति से हो या अनुसूचित जनजाति से हो, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, देखिए ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूँगा, मैं कोशिश करूँगा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो 10 से 15 मिनट में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। कुछ जो नियम है शिक्षा, वो नियम संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको जानना चाहिए, और इसको आप लिख भी लीजिए। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है, ठीक है। शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों क्या करते हैं, उसमें नियम बनाते हैं शिक्षा का। ये नहीं कि सिर्फ बिहार राज्य में है तो बिहार का बनेगा, यूपी का तो नहीं, यूपी का है तो यूपी सरकार भी उसमें नियम बनाएगी और केंद्र सरकार भी उसमें नियम बनाएगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। शिक्षा जो था पहले राज्य सूची में था, ठीक है। शिक्षा जो था पहले राज्य सूची में था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन में इसे समवर्ती सूची में रख दिया। देखिए इसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 नंबर का आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। संविधान के 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में 21A जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही गई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षा हेतु अनुच्छेद 30(1)(2) दिया गया है, ठीक है। तीसरा है स्त्रियों, बच्चों तथा पिछड़े वर्ग की शिक्षा हेतु अनुच्छेद 15 का 3, 4, 5 के विशेष प्रावधान दिए गए हैं। तो चैप्टर 1 में यही आपका मेन पॉइंट था, और इसी तरह हम लोग चलते हैं चैप्टर 2 पे, क्योंकि आपके पास समय का बहुत अभाव है और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। ये आज 5 नंबर का मिल जाएगा, कल होगा तो आपको 10 नंबर का वीडियो मिल जाएगा, परसों होगा तो वो लास्ट में 15 नंबर का दे देंगे, क्योंकि ज़्यादा नंबर है जिससे लास्ट में डालेंगे। तो आप आराम से वीडियो को देखिए। इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो आप लोग के लिए अवेलेबल है, प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारा वीडियो आप लोग के लिए है। ये तो क्रैश कोर्स है, या कह सकते हैं लास्ट रिवीजन कह सकते हैं, क्रैश कोर्स भी नहीं कहिए, ठीक है। अब जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 2, 3 चैप्टर पढ़ने हैं, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, दूसरा है पिछड़े, विकलांग तथा मानसिक रूप से पिछड़े बालक। पिछड़ा बालक किसे कहेंगे, मैंने आपको शुरू में कहा था वंचित बालक अलग होगा, पिछड़ा बालक अलग होगा, लेकिन बहुत सारे कन्फ्यूजन जो आपका, देखिए मैं बार बार कहता हूँ, ज़्यादा सवाल बनाने से, ज़्यादा सेट बनाने से रिजल्ट नहीं होता है। अगर आप कम सेट बनाए हैं, कम ही सवाल बनाए हैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, किसी भी चीज़ में, किसी भी टॉपिक में आपका कॉन्सेप्ट सही है, तो आप पाएंगे कि आपका जो रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट सही नहीं है, आप बहुत बना रहे हैं सवाल, ठीक है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। आप कोई भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर या कुछ भी रट के आप चाहिएगा कि हम ये कर ले, ऐसा कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट आपका बड़ा क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया तो किसी भी प्रकार से प्रश्न को सीटेट घुमाएगा तो आप उसका जवाब दे पाइएगा। देखिए पिछड़ा बालक क्या होगा, पिछड़े बालक वे बालक होते हैं जो अपने उम्र के बालकों से कम उम्र के बालकों के समान शैक्षिक योग्यता रखते हैं। जैसे उदाहरण समझ लेते हैं रोहन नामक एक छात्र जो कक्षा 8वीं का छात्र है और उसकी उम्र कितना साल है, 16 साल, और वही 16 वर्ष के छात्र लगभग 10वीं की परीक्षा पास कर चुके होते हैं। मतलब कि कोई लड़का है जिसका एज आपको हो गया 8वें में पढ़ रहा है, लेकिन एज है 16 साल, लेकिन अनुमान मतलब नॉर्मली देखा जाता है कि 16 साल के बच्चा जो होते हैं 10 का एग्जाम दे दिए रहते हैं, तो यही बालक पिछड़े बालक कहलाते हैं। मतलब ये अपने उम्र के अनुसार जिस कक्षा में होना चाहिए उसमें वो नहीं रहते हैं, उससे वो पीछे रहते हैं 2-3 क्लास, ठीक है। देखिए समानता जो शैक्षिक पिछड़ापन जो होंगे 2 प्रकार के होंगे, सामान्य पिछड़ापन और दूसरा होगा आपको विशिष्ट पिछड़ापन, ठीक है।
अब हम लोग देखेंगे सामान्य पिछड़ापन किसे कहते हैं। देखिए, सामान्य पिछड़ापन से तात्पर्य यह है कि बालक जिस कक्षा में अपनी उम्र के अनुसार होना चाहिए उस कक्षा के सभी शैक्षिक विषयों में शैक्षिक उपलब्धि कम हो, अर्थात सभी विषय में वो मतलब सभी विषय में पिछड़ा हो। मतलब जैसे कोई बच्चा 6 क्लास में है तो क्या होता है, मान लीजिए 6 क्लास में आपको 7 या 8 सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं, तो बच्चा क्या होगा कि उस सभी विषय में जो होगा उसका मतलब वो रुचि लेके नहीं पढ़ेगा, वो थोड़ा सा कम नंबर लाएगा, ठीक है। और वो उसका कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं होगा, चाहे मैथ हो चाहे हिंदी हो, ठीक है। उसी में हम लोग देखेंगे दूसरा होगा विशिष्ट पिछड़ापन। इसमें क्या होता है, बालक अपने उम्र के अनुसार कि कक्षा में किसी एक या 2 विषय में ही पिछड़ा हो। सामान्य में क्या होगा, लगभग हर एक सब्जेक्ट में वो पिछड़ा होगा, मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सोशल हो, सब में। लेकिन विशिष्ट में क्या होगा, 1-2 सब्जेक्ट, ज़्यादातर बच्चों को देखा जाता है मैथ का बहुत ज़्यादा भय होता है, इंग्लिश का ज़्यादा भय होता है, तो 1-2 सब्जेक्ट में वो पिछड़े हुए रहेंगे, ठीक है। पिछड़ा बालक तो ऐसे तो नहीं हो जाता होगा, पिछड़ा बालक की क्या विशेषताएं, कैसे समझेंगे कि कोई बच्चा पिछड़ा है, पिछड़ा बालक है, ठीक है। तो इसके लिए समझिएगा बात। पिछड़े बालक जो होते हैं अपेक्षाकृत मंद गति से सीखते हैं। जैसे कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा, ठीक है, जैसे आपने LCM SCF पढ़ा, तो जो सामान्य स्तर के बच्चे होंगे वो एक बार में समझ जाएंगे, 2 बार में समझ जाएंगे, चलिए हो जाएगा। लेकिन पिछड़े बालक होंगे वो 5-6 बार समझ भी नहीं करेंगे, वो उस दिन भी नहीं समझेंगे, अगला दिन भी नहीं समझेंगे, और वो बोलते भी बहुत कम हैं, चुप रहेंगे, उनको लाज लगेगा किसी से पूछने में, ठीक है। तो आपको टीचर होने के नाते उन सारे बच्चों की पहचान करनी है कि कौन बच्चे पिछड़े हैं, कौन सामान्य है, ठीक है। और आपको पिछड़े बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। ऐसे बालकों में एकाग्रता, मतलब कि किसी भी चीज को सही ढंग से, मतलब ध्यान कह सकते हैं, ध्यान देने में उनको बड़ा ही दिक्कत होता है, ठीक है। योग्यता के अनुसार उनकी शैक्षिक, देखिए पास तो कर जाते हैं लेकिन उनके पास शैक्षिक उपलब्धि बड़ा कम होगा पिछड़े बालक के पास, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा क्या कारण है, बालकों की बुद्धि लब्धि का कम होना। बुद्धि लब्धि भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आगे हम लोग समझेंगे कि कहाँ से कहाँ के बच्चे को जड़ बुद्धि कहते हैं, बुद्धि लब्धि के अनुसार, ठीक है। देखिए, पिछड़ापन को दूर करने के भी कुछ उपाय होंगे। बहुत सारा पिछड़ापन होने का कारण क्या है, शारीरिक दोष की सबसे पहले जांच करना, ठीक है। बालकों में पौष्टिक आहार के प्रति जागरूकता करना, ताकि सरकार की ओर से ऐसे आहार भी जो प्रदान किए जाते हैं। बालकों की लगातार स्वास्थ्य की जांच करना, बालकों पर व्यक्तिगत ध्यान देकर उनको जो है, हो सकता कोई बात लेके बड़ा चिंतित हो, या किसी सब्जेक्ट को लेके उनमें मतलब कि सोचना जितना चाहिए उससे ज़्यादा वो बच्चे सोच के डिप्रेशन में चल जाए, उनको समझ में नहीं आ रहा है बड़ा आसान उत्तर, तो इन सबको भी देखना है। कुछ जो पिछड़े बालक होंगे स्कूल से ही भाग जाएंगे, तो आप पता कीजिए। ये देखिए, डांटने से कभी कोई चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकलता। आप उस बच्चे से बुलाइए, पूछिए कि आखिर क्या कारण है कि आप स्कूल से भाग जाते हैं या इस होमवर्क नहीं बनाते हैं। तो आप उनके गार्जियन से बात करके उस बच्चे को देखिए, एज ए टीचर होने के नाते आपका सिर्फ काम ये नहीं कि पढ़ाना, आपको हर एक चीज़ पे बच्चे के ध्यान देना होगा। वो भाग रहा है क्लास में, क्या अति कर रहा है, ये नहीं कि बच्चा आप जो होमवर्क दे रहे हैं वो सुना दे, अब बस उसके बाद वो क्लास में मारपीट कर दे, आप इग्नोर करें, नहीं, ये भी नहीं करना। आपको हर एक चीज़ पे बच्चे का ध्यान देते रहना है। चलिए, मानसिक रूप से मंद बालक, जो इनका मैं आपको कुछ मनोवैज्ञानिक है जो उनको 4 उपवर्ग में बांटे हैं, ठीक है, जिसको देखेंगे। 25 से कम बुद्धि लब्धि के जो बालक होंगे उन्हें जड़ बुद्धि में रखा जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एकदम ऐसी पूछ सकता है डायरेक्ट में, ठीक है। 25 से कम बुद्धि लब्धि के जो बालक होंगे वो जड़ बुद्धि कहलाएंगे। 25 से 50 के जो बुद्धि लब्धि के जो बालक होंगे वो मूढ़ कहलाएंगे। 50 से 70 जो बुद्धि लब्धि के बालक होंगे मूर्ख बुद्धि कहलाएंगे। और 80-85 बुद्धि लब्धि के बालक जो होंगे अल्प बुद्धि कहलाएंगे। ये चीज़ आपको याद रख लेना है, वीडियो को आगे पीछे करके अपना लिख लीजिए कॉपी में, ठीक है। इसको एकदम ध्यान रखिएगा, बहुत मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत शॉर्ट में इसको खत्म करने का, ठीक है। एक होते हैं समस्यात्मक बालक। क्या होते हैं जरा समझेंगे। समस्यात्मक बालक वैसे बालक
को समानता कहा जाता है जिसके व्यवहार में गंभीर असमानताएं दिखाई पड़ती है, जिसके कारण न सिर्फ शिक्षकों को परेशानी होती है बल्कि पूरे क्लास के वातावरण के साथ साथ उस बालक का व्यक्तित्व भी प्रभावित होता है। ऐसे बालक विद्यालय, परिवार, समाज आदि के लिए समस्या बन जाते हैं, या हम लोग दूसरे शब्द में कह सकते हैं इसको इस तरह भी, जिनके व्यवहार में समस्याएं उत्पन्न होती है जो समाज व स्वयं उसके व्यक्तित्व के लिए हानिकारक होती है। वो समाज के लिए भी हानिकारक है और वो खुद अपने लिए भी। ठीक है, किसी विशेष लक्षण के प्रदर्शन के कारण ये समस्या उत्पन्न होती है। तो कुछ कारण हैं जिसको हम लोग समझेंगे कि बालक समस्यात्मक बालक कैसे बन जाते हैं। पहला है चोरी करने वाले बालक। कुछ बालकों को आप ध्यान देते होंगे, वो क्लास में पढ़ाई लिखाई करेंगे नहीं, लेकिन वो चोरी करने पे इधर उधर कॉपी, किताब, कलम वो चोरी करते रहेंगे। स्कूल से भाग जाएंगे। कक्षा में क्या करेंगे, खुद तो पढ़ते ही नहीं है लेकिन दूसरे बच्चे जो बगल में होंगे उनको वो परेशान करेंगे। झूठ बहुत बोलेंगे कि आज होमवर्क नहीं बनाया, उसके पास बहाना का भी कोई कमी नहीं रहता है। ठीक है, तो ये हुए समस्यात्मक बालक। ठीक है, अगला होता है बाल अपराधी बालक। ठीक है, हर टॉपिक को मैं ये नहीं कि जल्द खत्म करना है तो छोड़ छोड़ के पढ़ो, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन बड़ा ही काम का होगा वीडियो। ठीक है, ऐसे बालक जो समाज के मान नियम को उल्लंघन करते हैं तथा समाज विरोधी कार्य करते हैं, उस तरह के बालकों को कहते हैं बाल अपराधी बालक। ठीक है, ऐसे बालकों में आक्रमणशीलता, मतलब वो आक्रामक होते हैं। ठीक है, बहुत होते हैं ऐसे बालक जो होते हैं, सामाजिक नियम कानून बंधनों मानकों को अक्सर तोड़ते रहते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है नियम कानून, उनको लगता है जो हम कर रहे हैं वही सही है। अहंकार की भावना बहुत होती है। नकारात्मक प्रवृत्तियां होती है, हरदम निगेटिव सोचेगा, उसको दुनिया में हर आदमी अपने तरह लगेगा, सही सोच ही नहीं सकता। वो टीचर डांट दिए तो टीचर के बारे में भी निगेटिव सोचेगा, गार्जियन बोल दिए गार्जियन के बारे में सोचेगा, दोस्त कुछ बोल दिया उसके बारे में सोचेगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि इस तरह के बालकों को ठीक करने के क्या उपचार हैं। इस तरह के बालकों को ठीक करने के दो उपचार हैं, निरोधात्मक प्रविधियां और दूसरा है साध्य प्रविधियां। ठीक है, इसमें क्या होता है, निरोधात्मक प्रविधियां में घर का उचित वातावरण, मतलब कि बच्चे, ऐसा नहीं है कि बच्चे आए और इस तरह के कार्य करने के, सबसे बड़ा जो फैक्ट जो रीजन होता है उसके घर का माहौल होता है। जिस बच्चे के माता पिता आपस में झगड़ा करते हैं उनके बच्चे पे इस तरह की चीज़ें ज़्यादा आती है, वो हिंसा देखते देखते हिंसात्मक हो जाते हैं। ठीक है, उनको लगता है दुनिया में सभी लोग ऐसे ही हैं। तो माता पिता को भी बच्चों के सामने ना गलत शब्द का उपयोग करना चाहिए, ना मारपीट करना चाहिए, ना गाली गलौज करना चाहिए। ठीक है, और बालकों को, आपको आपका बच्चा है तो आपको ध्यान देना है कि उसकी क्या क्या आवश्यकता है। ऐसा बात नहीं है कि सारा चीज़ उसको आप मत दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप जो मांगे दे दीजिए, KTM मांगे दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, मोबाइल दे दीजिए, नहीं, लेकिन जो उसकी आवश्यकता उसको आप पूरा कीजिए। और जो उसकी आवश्यकता नहीं, अगर डिमांड करे तो उसको बताइए कि नहीं ये तुम्हारे लायक अभी नहीं है, थोड़े बड़े हो जाओ तब तुमको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे मित्र समूह, देखिए कहावत भी है, संगत से गुणावत है, संगत से गुंजावत है। ठीक है, मतलब कि उसका दोस्ती में कैसे लड़के से उनका दोस्ती हुआ है और किस तरह का वो माहौल में रह रहा है। अच्छे लड़कों के साथ उठेगा बैठेगा, पढ़ने वालों के साथ तो जरूर पढ़ेगा, चोरी चकारी करने वाले के साथ बैठेगा, फ्रॉड करने वाले के साथ बैठेगा, झूठ बोलने के साथ, तो वो भी उसी तरह का बन जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान देना कि बच्चे का जो मित्र समूह हो वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, उचित शिक्षा की व्यवस्था करें। आपको ये भी ध्यान रखना कि स्कूल के आसपास धूम्रपान का दुकान ना हो, मतलब सिगरेट उगरेट का, नहीं तो बच्चे इस चीज़ के तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। ठीक है, अगला आता है साध्य प्रविधियाँ। इसमें परामर्श दिया जाता है। देखिए, जरूरी नहीं कि हर चीज़ को डांट के समझाए, आप किसी भी चीज़ पे परामर्श दे के भी किसी को अच्छे से उस बातों को समझा सकते हैं। ठीक है, मनोवैज्ञानिक विधियों के द्वारा उनको समझा सकते हैं। ठीक है, कुछ अच्छे अच्छे लोगों का कहानी सुना के उनको बोलिए, किससे रिलेट कीजिए कि ये महान व्यक्ति थे, तुम ऐसा नहीं करो नहीं तो भविष्य में तुमको दिक्कत होगा। बहुत तरह की चीज़ें हैं जिसको आप बच्चों को कह के इस सब से निकाल सकते हैं। आगे हम देखते हैं
जो तीसरा जो चैप्टर है, 2 चैप्टर तो आपका कंप्लीट हो गया है। समय का थोड़ा अभाव है, इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा जल्दी ही आपको ये चैप्टर ख़त्म करें। लेकिन आप अगर इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा तो मैं बता रहा हूँ 5 नंबर आपका फिक्स है, ठीक है। क्योंकि इसी सब में से कुछ क्वेश्चन आते हैं। अब मैं एक बात और क्लियर बता दूं कि जो बच्चे 3-4 महीना से 6 महीने से पढ़ रहे हैं उनका, और आप अगर 2 दिन पढ़ के या 2-10 वीडियो देख के एग्जाम दे रहे हैं तो दोनों में अंतर होगा, ठीक है। नो डाउट, मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि ये वीडियो देखिए ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन जो पहला दिन देख रहे हैं उनके लिए भी मैं बहुत आसान शब्दों में सारे बातों को बता रहा हूँ, ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ। और जो शुरू से देख रहे हैं इस वीडियो में, जो जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आज वो वीडियो देखेंगे उनको जो 2-4 वीडियो देखने वाले ज़्यादा समझ में आएगा। अब तीसरा जो चैप्टर है, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बालकों की पहचान, ठीक है। ये हम कैसे करेंगे, देखिए पहले हम लोग समझेंगे प्रतिभाशाली बालक। देखिए, प्रतिभाशाली बालकों को विशिष्ट बालकों की श्रेणी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि वे क्या होते हैं, उच्च बुद्धि लब्धि के होते हैं और उच्च अभिक्षमताओं से संपन्न होते हैं, तथा ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 120 से ऊपर है, जिनकी बुद्धि लब्धि 120 से ऊपर है, वो प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। याद रखिएगा, यथार्थ रूप से 2% से अधिक बालक विद्यालय में इस श्रेणी में नहीं होते हैं, समझ जाइए। और किंतु इसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि कहाँ से कहाँ होगी, 170 से 80 होगी, मतलब 120 से ऊपर है वो तो आपको प्रतिभाशाली हो गया। लेकिन कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनका 170-80 भी बुद्धि लब्धि हो सकती है। और जिनकी बुद्धि लब्धि 170 से 80 हो गया, वो कहीं ना कहीं टीचर को, क्लास को डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि उसको लगेगा हमको सब आता है, ठीक है। चलिए इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे आगे। क्यों? क्योंकि उनका जो स्वयं की जिनकी बुद्धि लब्धि 170-80 होता है, उनका जो स्वयं का जो है जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स होता है। अगर आप उसको सॉल्व नहीं कर पाए तो वो आपके लिए परेशानी का कारण बन जाएगा। और ऐसे बालकों के लिए विद्यालय या मैनेजमेंट को सोचना पड़ता है कि इनसे कैसे हैंडल किया जाए इनको। अगर उनको सही समय पर हैंडल नहीं करेंगे तो मैं सही बता रहा हूँ, जो ज़्यादा आप देखिएगा IQ लेवल के बच्चों में, ज़्यादा तेज बच्चे में, वो गलत दिशा में ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। क्योंकि उनका दिमाग हरदम शांत नहीं रहेगा, उनका दिमाग हरदम घूमते रहेगा, इधर जाए उधर जाए, ये करे वो करे ना करे, ठीक है। जो 170-80 बुद्धि लब्धि वाले कोई भी कार्य को क्या करेगा, बड़ा तेजी से कर लेगा, जो साधारण बालक क्या होता है, नहीं कर पाता है। आगे हम लोग देखते हैं प्रतिभाशाली बालकों की कुछ विशेषताएं हैं। उनमें होगा पहला मैं कुछ विशेषताएं हैं, मतलब 5-6 हैं, जो होगा शारीरिक, संवेदनात्मक, सामाजिक, संवेदन और बौद्धिक या नकारात्मक। जो पहला हम लोग शारीरिक से स्टार्ट करते हैं। शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, ठीक है, प्रतिभाशाली बालकों का। यह विकास दर आप कह सकते हैं भार, चलना बोलना आदि में होता है। विशिष्ट बुद्धि वाले बच्चों में उत्तम स्वास्थ्य होता है और शारीरिक दोष बहुत कम होता है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इन बच्चों का जो इंद्रियां जो होता है बड़ा एक्टिव रहता है, ठीक है। किसी भी बात को अगर आप कहिएगा तो बड़ा जल्दी ऑब्जर्व करेगा, समझेगा। ये नहीं कि हर चीज़ को 8-10 बार आपसे पूछेगा। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उसमें जो किशोरा अवस्था की जो लक्षण जो होगा वो शीघ्र दिखाई देगा, ठीक है। संवेदनात्मक में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये आत्मविश्वास और जोखिम उठाने वाले होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अगर हार्ड सवाल दे दीजिएगा बोलेगा ना हमसे तो ना बनेगा, ये दूसरा कोई बनाएगा। नहीं, क्यों नहीं बनाएगा, मैं ही बनाऊंगा और सबसे पहले बनाऊंगा। ये इनमें बड़ा अच्छा होता है, ठीक है। इनका जो होता है ना सोच बड़ा पॉजिटिव होगा। सामाजिक विशेषताएं में आते हैं। ये क्या होंगे, समाज में बड़ा एक्टिव होंगे। ये समाज में इनका जो होगा ना, मतलब कि अस्तित्व बड़ा सर्वप्रिय होगा। इस सबके नज़र में, मतलब इस ऐसे बच्चों को सभी लोग प्यार करते हैं कि चलो ये बच्चा पढ़ने में तेज है। देखते होइएगा आपके
घर या समाज में कि जो बच्चा पढ़ने में तेज होगा उसको मोहल्ला के भी लोग बोलते हैं अरे वाह बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ने में तेज है, या चाहे दोस्त महिम या आपके रिश्तेदार, ठीक है। और जो बच्चा पढ़ने में नहीं तेज होगा उसको मोहल्ला वाले भी दो बात कहेंगे, अरे बेकार है, घूमते रहता है, चाहे घर के लोग भी कहेंगे या रिश्तेदार भी कहेंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं नकारात्मक, ठीक है, इस पर थोड़ा सा ध्यान से देंगे। नकारात्मक में क्या होगा, प्रतिभाशाली बालक कई कार्यों में लापरवाह हो जाते हैं। देखिए ये सबसे बड़ा उनमें अवगुण होता है। कभी कभी ईर्ष्यालु हो जाते हैं, अहंकार भी आ जाता है। इस तरह के बच्चों को जो होगा ना की रुचि जो है दूसरों का आलोचना बड़ा करेगा, हाँ इसमें एक्सपर्ट होता है। कभी कल क्या होगा, आवश्यकता बोलना 5 लाइन है बोल देगा 20 लाइन, कभी कल कुछ ज़्यादा ही बोल देता है, उसको लगता है हम तो बड़ा तेज हैं, ठीक है। पाठ्यक्रम को बड़ा ही तेजी से समझने के चक्कर में क्या होता है, उनका हैंड राइटिंग पे कभी काल उनका जो है ना पढ़ने लिखने पे भी प्रभाव पड़ता है। और इस तरह के बालक अक्सर जो होते हैं शोर मचाते हैं, अनटखट भी होते हैं, ठीक है, वो शांत नहीं रहेंगे, उनको लगता है कि हम तो क्लास में बड़ा अच्छा टॉप आ रहे हैं, वो टीचर तो कुछ कहेंगे नहीं। तो इस तरह की चीज़ें इस तरह के बालकों में पाई जाती है। देखिए प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतों को भी जो टीचर को सामना करना पड़ता है, ठीक है, उसको भी ठीक करने की आवश्यकता है। कभी कल क्या होता है, जैसे आप क्लास में कुछ भी पढ़ा रहे हैं, जो बहुत कमज़ोर बालक होते हैं या कोई प्रतिभाशाली बालक होगा तो वो प्रतिभाशाली बालक उस चीज़ को तुरंत समझ जाएगा, अब वो बोल देगा ठीक है। लेकिन जो कमज़ोर बच्चे हैं, सामान्य स्तर के बच्चे हैं, उनको वो चीज़ समझ में नहीं आता। तो टीचर होने के नाते ये नहीं कि वो हाँ बोल दिया तो बस आप आगे बढ़ जाइए। तो आपको दोनों बच्चों का उसमें ध्यान रखना है कि दोनों को मैं ऐसे समझाऊं कि उसको भी समझ में आ जाए, और जो कमज़ोर या सामान्य स्तर के जो बच्चे हैं, बुद्धि लब्धि जिनका कम है 120 से, वो भी उस बात को समझ जाए, ठीक है। देखिए कुछ बातें और जो इम्पोर्टेंट है, प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षक के भी गुण की चर्चा होती है, जो हमको लोगों CDP में देखना है तो समझेंगे। अमेरिकन एजुकेशन पॉलिसी कमीशन, अमेरिकन एजुकेशनल पॉलिसी कमीशन ने प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षकों की विशेषताओं की निम्नलिखित सूची दी है, जो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, जो आपको ध्यान रखना है। उच्च कोटि की बुद्धि लब्धि होनी चाहिए पहला, ठीक है। दूसरा, स्मृति ज्ञान एवं सूचना से युक्त होना चाहिए। बहुमुखी रुचियां होनी चाहिए। खोजी प्रवृत्ति के होनी चाहिए। विनम्र स्वभाव के होने चाहिए। आलोचना के प्रति अधिक संवेदनशील ना हो, ठीक है, क्योंकि प्रतिभाशाली बालकों को आप फेस कर रहे हैं तो वो ऐसा तो नहीं कि आप जो कह लीजिएगा वो मान लेगा, वो हर चीज़ के डीप में जाएगा कि नहीं ऐसे ये काहे नहीं हुआ, वो काहे हुआ, ठीक है। तो सामान्य बच्चों को पढ़ाना थोड़ा आसान है, प्रतिभाशाली को नहीं। ये बात आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि आप लोग भी भविष्य में टीचर बनने जा रहे हैं। अगला होगा सृजनशील बालक, ठीक है। ऐसे बालक जो कोई मौलिक विचार या व्याख्या प्रस्तुत करे सृजन बालक कहलाते हैं। साधारण शब्दों में हम लोग इसको कह सकते हैं कि जो बालक नवीन वस्तुओं की रचना, नवीन विचार या समस्या समाधान के नवीन तरीके ढूंढते हैं जिससे समस्या का समाधान हो सके, उन्हें सृजनशील बालक कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब इनकी कुछ विशेषताएं हैं, उनको भी सुन लीजिए, 2-3 मिनट का और वीडियो होगा। सृजनशील बालक के विचार के में वास्तविकता व व्यवहारशीलता नजर आती है। पहला, ये बालक कल्पना को मूर्त रूप देते हैं, मूर्त रूप में प्रयासरत रहते हैं। यही वजह है कि इनमें सफल हो भी ये बच्चे, इस तरह के बच्चे ज़्यादा होते हैं। उच्च महत्वाकांक्षी तथा लक्ष्य केंद्रित होते हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है, तथा कार्य करते वक्त जोखिम लेने से नहीं डरते हैं। मौलिकता तथा नवीनता का गुण होता है और उच्च बौद्धिक क्षमता वाले होते हैं, ठीक है। तो ये सब इनकी विशेषताएं हैं। अब इनकी भी, सृजनशील बालकों की भी शिक्षा व्यवस्था के बारे में कुछ बातें हैं जो आप लोग सुन लीजिए। शिक्षक को तत्पर होकर सृजनशील बालकों को पहचान करनी चाहिए ताकि उनकी योग्यता व क्षमता के अनुसार का सही से विकास हो सके।
जिससे ना सिर्फ उन छात्रों का बल्कि समाज का भी क्या हो, फायदा हो। ठीक है, शिक्षक को खुद ऐसे बालकों के लिए प्रेरणा स्रोत कार्य करना चाहिए। शिक्षक को भी देखिए, एज ए टीचर किसी भी विद्यार्थी के जीवन में आपका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप चाहिएगा तो एक बेवकूफ़ लड़का को इंटेलिजेंट बना दीजिएगा, और आप चाहिएगा तो अपने उसको बोल बोल के अच्छे को भी बेकार बना दीजिए। इसलिए टीचर होने के नाते आपको एकदम शांत स्वभाव का होना है। सारे बच्चे आपके लिए समान हैं, चाहे किसी को 100 में 100 आ रहा है, चाहे 100 में 10 आ रहा है। आपका काम है 100 में 100 वाले पे भी ध्यान देना, और 100 में जिसको 10 आ रहा है उस पर कुछ ज़्यादा ध्यान दे के उसको भी 60, 70, 80 तक ले जाए, क्योंकि कोई बच्चा कमज़ोर नहीं होता है। ठीक है, उसकी समस्याओं को खोजना है, हल करना है, उनके पेरेंट्स से बात करना है, टीचिंग करना है, पेरेंट टीचर मीटिंग होता है। ठीक है, तो आपके नज़र में सारे बच्चे एक समान हैं। आप अगर भेदभाव कर लिए तो उस बच्चे का जीवन बर्बाद हो सकता है। ठीक है, तो यही इस चैप्टर में ज़्यादातर इसी तरह के प्रश्न आपको आएंगे टीचर से, बच्चे से। ठीक है, तो मैं ज़्यादा तो नहीं कुछ कहूँगा, इसमें इतना ही है। और इस वीडियो को अगर आप 1 से 2 बार, मैं तो कहूँगा अगर जो लगातार तैयारी कर रहे हैं एक बार देखेंगे, और जिनका आज हो सकता है कुछ बच्चे बड़ा लास्ट टाइम एक्टिव होते हैं कि चलो 5-10 दिन बचा है, आप कुछ वीडियो देख के तैयारी कर लेते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँ कम से कम इस वीडियो को 2 बार देखिए। और दूसरी बात कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, टेलीग्राम पे भी हमारा पेज है उससे जुड़िए। ठीक है, और प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपके लिए बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है। जहाँ आप जाएंगे आपको पता चलेगा कि इस वीडियो चैनल पे बहुत सारा वीडियो पहले ही मैंने अपलोड कर दिया था, अभी तो ये लास्ट टाइम है, लास्ट रिवीजन करा रहे हैं। तो ये CDP का जो 5 नंबर का प्रश्न था ये ख़त्म होता है। इसके बाद जो अब आएंगे हम वो होगा 10 नंबर का, फिर लास्ट में 15 नंबर का। 3 वीडियो CDP का होगा, और आगे देखते हैं अगर हो सके तो आपको मैथ कंटेंट का कुछ वीडियो मिल जाए, 1 से 2 वीडियो EVS का मिल जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।